नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर बीजेपी नेताओं पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। सपा ने कहा है कि शामली जिले के कैराना सहित कई विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने आदर्श आचार संहिता और कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। पार्टी ने कहा है कि कई विधानसभा क्षेत्रों में 10 लोगों से अधिक की भीड़ के साथ चुनाव प्रचार किया जा रहा है, जो कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के खिलाफ है। सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजे गए इस पत्र की एक कॉपी उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी भेजी है। बता दें कि कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कैराना पहुंचे थे और वहां उन्होंने डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया था। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि न्यूज चैनलों पर दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि कई न्यूज चैनलों के ओपिनियन पोल से मतदाता भ्रमित हो रहे हैं और इस वजह से चुनाव भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा किया जाना आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह खुला उल्लंघन है। प्रदेश अध्यक्ष की मांग है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव संपन्न कराने के लिए न्यूज चैनलों द्वारा दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल को रोका जाना बेहद जरूरी है। न्यूज चैनलों पर दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की समाजवादी पार्टी की याचिका पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इसको समाजवादी पार्टी की हताशा करार दिया है। त्रिपाठी ने कहा कि कभी वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं और कभी वो डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार के बारे में अपनी कमजोरी बताते हैं। अब वो मांग कर रहे हैं कि टीवी ओपिनियन पोल बंद करा दिया जाए। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि वास्तविकता ये है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता से परेशान महसूस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक नाबालिग की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की पिटाई की वजह से उसकी जान गई है। मामले के तूल पकड़ने के बाद 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और जांच का आदेश दे दिया गया है। ये वाकया लखीमपुर के संपूर्ण नगर का है। पुलिस का कहना है कि लड़के के चाचा ने 17 जनवरी को आरोप लगाया था कि लड़के ने उनका मोबाइल चुरा लिया है। 19 जनवरी को इस मामले में दोनों पक्षों, चाचा व लड़के के परिजनों को पुलिस थाने बुलाया और उसके बाद सबके सामने पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन का कहना है कि थोड़ी देर बाद एक लिखित समझौता हुआ और सभी लोग अपने घर चले गए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लड़के की मां और कुछ और लोग थाने आए और तहरीर दी कि 20 जनवरी की रात को लड़के के चाचा और एक दूसरे व्यक्ति ने इनके बेटे के साथ फिर से मारपीट की है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि 20 जनवरी की रात 11:30 बजे लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 22 जनवरी की सुबह उसकी मौत हो गई। लेकिन लड़के के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस की पिटाई से लड़के की मौत हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान एक वायरल वीडियो के बाद फंस गए हैं। वीडियो में दिखता है कि केंद्रीय मंत्री रोड शो के दौरान एक गाड़ी में सवार हैं। इस दौरान वो पास खड़े एक शख्स से कहते हैं कि पंडितवाद मुर्दाबाद कहें। ये कहने का उनका वीडियो वायरल हुआ तो ट्विटर पर लोगों ने उन पर चढ़ाई कर दी। ब्राह्मण समाज से जुड़े लोगों ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ ट्विटर पर #पंडितवाद जिंदाबाद लगाया और कहा कि केंद्रीय मंत्री को अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं मंत्री बालियान ने इसको लेकर सफाई देते हुए कहा है कि ये मेरी छवि को धूमिल करने और चुनाव में ब्राह्मण समाज को भ्रमित करने के लिए सोशल मीडिया पर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल निराधार और फर्जी है, वो इसका खंडन करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक बार फिर बीजेपी पर जोरदार ढंग से बरसे। ठाकरे ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर कहा कि शिवसेना ने कभी भी हिंदुत्व को सत्ता में आने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। ठाकरे ने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व को लेकर अवसरवादी है और वो इसे सिर्फ सत्ता में आने के लिए इस्तेमाल करती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर अपने 25 साल बर्बाद कर दिए। ठाकरे ने कहा कि उन्होंने बीजेपी को छोड़ा है, ना कि हिंदुत्व को। शिवसेना प्रमुख ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो अपने सहयोगियों का राजनीतिक सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करती है और फिर उन्हें किनारे लगा देती है। ठाकरे ने शिवसेना के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो महाराष्ट्र के बाहर भी अपना विस्तार करें और दिल्ली तक पहुंचने को अपना लक्ष्य बनाएं।
उद्धव ठाकरे के बाद अब एनसीपी ने भी बीजेपी पर हमला बोला। एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा कि जिन भी पार्टियों ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, धीरे धीरे बीजेपी ने उसे बर्बाद कर दिया है। नवाब मलिक ने कहा कि अपने धर्म पर गर्व करना अच्छी बात होती है, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति नफरत फैलाना अच्छी बात नहीं। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन को 25 साल की बर्बादी बताया, तो बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने अपने पिता बाला साहेब ठाकरे के फैसले पर सवाल उठाए हैं, आज उनकी आत्मा कचोटती होगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों से बाला साहेब ठाकरे जीवन भर लड़े, चाहे कांग्रेस हो या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, उद्धव ठाकरे ने सत्ता के मोह में उनके साथ समझौता कर लिया है। उससे निश्चित ही बाला साहेब की आत्मा जार जार रही होगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शिवसेना के लोगों को अपने वर्तमान नेतृत्व पर विचार करना चाहिए। कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन गरीब परिवारों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ, जबकि अमीरों के लिए वरदान जैसा रहा। आंकड़ों के अनुसार इस दौरान गरीबों की आमदनी में 53% की गिरावट देखी गई है, जबकि अमीरों की कमाई में लगातार वृद्धि हुई। आर्थिक उदारीकरण के बाद से सबसे गरीब 20% भारतीय परिवारों की सालाना आय 1995 के बाद से लगातार बढ़ रही थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान वर्ष 2020-21 में 2015-16 की तुलना में इसमें 53% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं इस दौरान सबसे अमीर 20% लोगों की आय में 39% की वृद्धि हुई। मुंबई स्थित थिंक टैंक पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी सर्वे से ये आंकड़े साफ हुए। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,06,064 नए मामले सामने आए हैं और 439 लोगों की मौत हुई है। कल कोरोना के 3,33,553 मामले सामने आए थे। इससे पता चलता है कि संक्रमण के मामलों में गिरावट आई है। एक्टिव मामलों का आंकड़ा बढ़कर 22,49,335 हो चुका है। बीते 24 घंटों में कर्नाटक में 50,210, महाराष्ट्र में 40,805, केरल में 45,449, तमिलनाडु में 30,580 मामले सामने आए हैं। हर दिन का पॉजिटिविटी रेट 20.75%, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 17.03% हो गया है। भारत में अब तक 162 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं। कोरोना के मामले में दिल्ली के लिए अच्छी खबर है कि पिछले एक दिन में दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट आई है और एक दिन के मामलों का आंकड़ा 10,000 से कम हो गया है, जबकि 13 जनवरी को दिल्ली में एक दिन में 28,867 कोरोना के मामले आए थे, जिसके बाद ये गिरावट आई है। पिछले एक दिन में दिल्ली में 9,197 मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले 24 घंटों में 13,510 लोग ठीक भी हुए हैं। इस दौरान 34 लोगों की जान भी गई है। दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट गिरकर 13.32% हो गया है। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने रविवार को अपने दूतावास के कर्मचारियों के परिवारों को वापस लौटने का आदेश जारी किया है। साथ ही कहा है कि वो स्टाफ के सदस्य भी वापस लौट सकते हैं जिनका वहां रहना अभी जरूरी नहीं हो। एक बयान में कहा गया है कि ऐसी रिपोर्ट्स थी कि रूस यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया। हालांकि रूस लगातार हमला करने के आरोपों को खारिज करता रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।